इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे भू आकृति विज्ञान के बारे में। तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमें पता चलता है, हमें दो स्रोतों से पता चलता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत है हमारे ज्वालामुखी, चट्टानें। अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप। हमारी अर्थ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो क्रस्ट वाला भाग है वो 0 से 100 किलोमीटर तक है। फिर इसके बाद आता है मेंटल वाला भाग जो 2900 किलोमीटर तक है। फिर इसके बाद आता है कोर वाला भाग जो कि 2900 से 6378 किलोमीटर तक है। क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 भागों में डिवाइड किया गया। इसी प्रकार से देखिए, भूविज्ञान के जनक जेम्स हटन को माना जाता है। जो भूपर्पटी है वो 5 से 70 किलोमीटर तक है। और इसको देखेंगे तो महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के रूप में भी देख सकते हैं। तो महाद्वीपीय क्रस्ट की जो मोटाई है वो 30 किलोमीटर तक है और महासागरीय क्रस्ट की जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर तक है। जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो मोटी होती है, हल्की होती है, ग्रेनाइटिक की बनी होती है। और जो महासागरीय क्रस्ट है वो बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है, पतली और सघन होती है। 5 किलोमीटर तक है तो पतली और सघन होगी। पृथ्वी क्रस्ट की संरचना के बारे में देखिएगा। जो पृथ्वी में पाए जाते हैं पदार्थ वो है ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन। ओ Cl, ओ से ऑक्सीजन ये 46.4% पाया जाता है, सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 8%, आयरन 5%, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम भी पाए जाते हैं। मेंटल की बात करेंगे। मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर तक होती है और एस्थेनोस्फीयर दुर्बल मंडल सेमी मॉडल प्लास्टिक फॉर्म में अर्थ पिघली। हाँ, जो क्रस्ट के नीचे वाले भाग में पाया जाता है उसको स्थैनोस्फीयर बोलते हैं। ये सेमी मॉडल फॉर्म में पाया जाता है, मीन्स लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कोर क्या होता है? जो अर्थ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो ऊपर वाला भाग क्रस्ट, फिर बीच वाला मेंटल, सबसे नीचे वाला कोर। तो इसमें भी 2 कोर होती हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी कोर। जो आंतरिक कोर है वो नीचे से अगर मेज़र करेंगे तो 1300 किलोमीटर तक है और फिर 2900 किलोमीटर तक हमारी बाहरी कोर है। इसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं मैक्सिमम वो निकिल और आयरन है। हम भाग के बारे में किस प्रकार से हमने अर्थ को डिवाइड किया तो आयतन में देखेंगे। जो आयतन में है, क्रस्ट है 1%, मेंटल है 84%, कोर है 15%, द्रव्यमान है 1%। अब मास की में डिवाइड करेंगे तो मास है क्रस्ट का 1%, मेंटल का है 68% और कोर का है 31%। तो आयतन है 1 84 15 के फॉर्म में और द्रव्यमान है 1 68 31 की फॉर्म में। स्थलमंडल क्या होता है? क्रस्ट प्लस मेंटल का ऊपरी ठोस भाग को स्थलमंडल बोलते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक है। अगर हम क्रस्ट, मेंटल, कोर जहाँ पर ये एक दूसरे को डिवाइड करते हैं वहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है उसको कॉन्ड्रॉट असंता बोलेंगे। फिर अब निचले क्रस्ट और मेंटल के बीच के भाग को मोहरोविक बोलेंगे। अब बाहरी मेटल और आंतरिक मेटल के भाग को रेपटी बोलते हैं। मेटल एंड कोर के बीच के भाग को गुटेनबर्ग बोलते हैं और बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच के भाग को लेहमैन बोलते हैं। इसकी ट्रिक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। को से कॉनरोड, मुँह से मोहे, रेड से रेपटी, गुलाब से गुटेनबर्ग, लादो से लेहमैन। भूकंपी तरंगे 2 प्रकार की होती है, बॉडी और सरफेस वेव। ये दिखाया गया क्रस्ट, मेंटल, कोर को हमने किस प्रकार से डिवाइड किया गया और मोहरोविक, रेपटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन ये संक्रमण क्षेत्र हैं। प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे, और जो हमने अभी डिवाइड किया बॉडी वेव और सरफेस वेव में भूकंपी तरंगों को, तो बॉडी वेव होती हैं 2 प्रकार की, पी वेव, एस वेव। जो पी वेव होती हैं ये बहुत तेज़ होती हैं और इनकी जो अनुदैर्ध्य तरंग की प्रकृति होती है, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरण कर सकती हैं। जो उनका औसत वेग होता है 7 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सतह पर पहुंचने वाली पहली होती हैं, स्ट्रिकलिंग एंड स्क्वीजिंग होती है। द्वितीयक तरंगे एस वेव की बात करती है, केवल ठोस में गति करती हैं और इनकी जो औसत स्पीड होती है वो 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये कोर से पास नहीं होती हैं एस वेव, और एस वेव कम विनाशकारी होती हैं। एस वेव भूकंप मापी पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगे हैं। आप सतही तरंगे, सरफेस वेव की बात करेंगे, एल तरंगे के रूप में जाना जाता है इन्हें। सतह और सिस्मोग्राफ तक पहुंचने वाली अंतिम है, इनका न्यूनतम वेग 1 से 3 किलोमीटर पर सेकंड होता है। एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, केवल पृथ्वी की सतह पर यात्रा करती हैं। इन्हें लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। एल से लव, एल से लंबी सतही, लॉन्ग तरंगे।
रिक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। तीव्रता मापने के लिए भूकंप को हम रिक्टर पैमाना यूज करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है 0 से 10 होता है, 0 होता है सबसे कम। और तीव्रता मापने के लिए मर्कली तीव्रता पैमाना भी यूज करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। जो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 से 12 तक होता है। ये जो मर्क्यूरी है ये इंटेंसिटी मेजर करता है तरंगों का छाया क्षेत्र। जहाँ कोई भूकंपी तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं उनको तरंगों का छाया क्षेत्र बोलते हैं। पी तरंगों का छाया क्षेत्र यह अभिकेंद्र से 105 डिग्री और 140 डिग्री के बीच पृथ्वी के चारों ओर एक बैंड के रूप में दिखाई देता है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र 105 से 140 के बीच पृथ्वी में बैंड के रूप में दिखाई देता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगें तरल बाह्य कोण से नहीं गुजर सकती हैं और 105 डिग्री से आगे नहीं गुजर पाती हैं। एस तरंगें 105 डिग्री तक होती हैं और पी तरंगें 105 से 140 डिग्री तक होती हैं। इस प्रकार 105 डिग्री से आगे के पूरे क्षेत्र को एस तरंगों का क्षेत्र कहा जाता है। 40 डिग्री पृथ्वी के सतह में एस तरंगे ही दिखाई देंगे आपको। एस तरंगों का छाया क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। प्लेट विवर्तनिक मूवमेंट के पीछे बल पृथ्वी के अंदर उत्पन्न ऊष्मा दो प्रकार से, एक रेडियोधर्मी क्षय से होती है, एक अवशिष्ट ऊष्मा होती है। हमारी 7 मेजर प्लेट्स हैं कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जैसे कि पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। जैसे कि हमारे महासागर हैं वैसे प्लेटें भी हैं, पिछले लेक्चर में देखा था हम लोगों ने। अब टाइप ऑफ मार्जिन, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। तो जब हमारी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसको बोलते हैं अपसारी डाइवर्जेंट। और इससे क्या होता है, जो नीचे मैग्मा होता है जब ये दूर जाती हैं तो बाहर अंदर से मैग्मा बाहर आ जाता है, जिससे रिज का निर्माण हो जाता है और ये एक वॉल्केनिक एक्टिविटी है। कन्वर्जेंट क्या होता है, जब प्लेटें एक प्लेट दूसरे के ऊपर धंस जाती है तो इसको सबडक्शन जोन बनता है। और इसमें क्या होता है, इसमें डिस्ट्रक्शन होता है प्लेट का, और कन्वर्जेंट को अभिसारी बोलते हैं। और ये वॉल्केनिक एक्टिविटी है। ट्रांसफॉर्म संरचनात्मक क्या होता है, जब प्लेटें ऐसे इस प्रकार से गति करती हैं, एक इधर और एक इधर, तो ना तो इसमें प्लेटों का क्षरण हो रहा है ना ही बिल्ड हो रही है, तो इस पर बहुत ज़्यादा कोई ना तो नष्ट हो रही है ना ही कुछ बन रहा है। तो ये कंजर्वेटिव टाइप की है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है और जिसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी है नहीं होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता चलता है प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत से। प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से, ज्वालामुखी और चट्टानें। अप्रत्यक्ष कौन कौन से, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप। भूकंप के प्रभाव में क्या क्या होता है, सुनामी आती है। भूकंप के प्रभाव में सुनामी आती है, मृदा द्रवीकरण होता है, भूस्खलन होता है, हिमस्खलन होता है, बाढ़ आती है, आग आता है। सुनामी के बारे में देखेंगे। सुनामी है एक जापानी शब्द, समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल लहरों को सुनामी कहते हैं। भूकंप के प्रकार, जो भूकंप के प्रकार है हमारे, पतन भूकंप, विस्फोट भूकंप, टेक्टोनिक भूकंप, जलाशय प्रेरित भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप। पतन भूकंप क्या होता है, किसी गुफा या खदान के भूमिगत पतन के कारण पतन भूकंप आता है। विस्फोट भूकंप क्या होता है, भूमिगत चट्टानों के अचानक टूटने और तेज गति से भ्रंश बनने से विस्फोट भूकंप होता है। टेक्टोनिक भूकंप, प्लेटों के खिसकने और टकराने से टेक्टोनिक भूकंप आता है। जलाशय प्रेरित भूकंप, बांध बनाने के कारण जलाशय भूकंप आता है। कोयना बांध और मानव द्वारा निर्मित बांधों का। ज्वालामुखी भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आने वाले भूकंप ज्वालामुखी भूकंप कहलाता है। भूकंपीय क्षेत्र को हमने डिवाइड किया है टाइम जोन में, जोन 2, 3, 4, 5। जो सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं वो 5 में आते हैं, फिर 4 में आते हैं, फिर 3 में आते हैं, फिर 2 में आते हैं। सबसे कम आते हैं जोन 2 में। ये प्रायद्वीपीय पठार के आसपास के क्षेत्र को जोन 2 बोला गया है। यूपी झारखंड पश्चिमी घाट वाला जो है वो जोन 3 है। जोन 4 कौन सा है, गुजरात, दिल्ली, पंजाब। यहाँ भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा संभावना सर्वाधिक भूकंपी सक्रिय क्षेत्र है हिमालयी क्षेत्र, गुजरात। अंडमान निकोबार 2001 में आया था भुज में भूकंप 6.9 तीव्रता का, गुजरात में। आग की अंगीठी या रिंग ऑफ फायर किसे बोलते हैं, प्रशांत महासागर के किनारे का क्षेत्र जहाँ ज़्यादातर ज्वालामुखी भूकंप आते हैं उसको पैसिफिक ओशियन के चारों ओर एक रिंग टाइप की
हम इमेजिन कर लेते हैं जहाँ पर हमेशा भूकंप आते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है इसको। 75% ज्वालामुखी विस्फोट यहीं पर होते हैं, 90% भूकंप यहाँ पर आते हैं। ओके, थैंक यू।